इंडिपेंडेंट तौर पे कोई जॉइंट कितनी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकता है फ्रीली, कितनी डायरेक्शंस के अंदर कोई जॉइंट फ्रीली फुल रेंज ऑफ मोशन तक मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब कोई जॉइंट्स होते हैं वो एक डिग्री यानी एक डायरेक्शन के अंदर सिर्फ मूव कर सकते हैं, कुछ होते हैं वो दो डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, कुछ होते हैं वो तीनों डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। हमने प्लेन्स पढ़ी हैं, जो फ्रंटल प्लेन होती है, सैजिटल होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो इन्हीं तीन प्लेन्स के अंदर मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो जो ज्वाइंट सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, उन्हें हम कह रहे होते हैं ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन ज्वाइंट्स की। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम उन ज्वाइंट्स की होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपका ये PIP ज्वाइंट, प्रोक्सिमल इंटरफिजियल ज्वाइंट, जो कि ये फिंगर का ज्वाइंट होता है, अ, जो कि फर्स्ट फैलेंस और सेकंड फैलेंस के दरमियान में बांधा होता है। तो अगर आप देखो तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स कर सकते हो, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर मूव मूव कर सकता है। और वो प्लेन कौन सी है? सैजिटल प्लेन के अंदर। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपकी सैजिटल प्लेन के अंदर हो रही होती है। फिर जी जो ज्वाइंट आपका दो प्लेन्स के अंदर मूव कर सकता है, दो डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, उस ज्वाइंट की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सही है। तो आपका जो टीबियो फिबुलर ज्वाइंट है, अब टीबियो फिबुलर ज्वाइंट नाम से पता चला है टीबिया और फिबुला के दरमियान में बना हुआ है। फिबुला नहीं, टीबियो फेमरल लिखा हुआ है, यानी टीबिया और फीमर के दरमियान में बांधा है। और टिबिया और फीमर के दरमियान में आपका कौन सा ज्वाइंट बांधा है? नी ज्वाइंट। टिबियो फेमरल ज्वाइंट को ही हम नी ज्वाइंट बोल रहे होते हैं। तो अगर आप देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसके ऊपर हो रही होती है, तो जो कि सैजिटल प्लेन के अंदर हो रही होती है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर थोड़ी बहुत रोटेशन भी हो रही होती है, जो कि अभी शायद आप लोगों ने लोअर लिंक पढ़ा नहीं है, वहाँ पे आप देखोगे लॉकिंग अनलॉकिंग मैकेनिज्म होता है नी के अंदर एक। तो उसके अंदर रोटेशन भी आ जाती है, मीडियल रोटे और लेटरल रोटेशन हो रही होती है फीमर की टीबिया के ऊपर या टीबिया की फीमर के ऊपर। तो जो रोटेशन हो रही होती है आपको पता है वो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हो रही होती है, और दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर नी के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि नी ज्वाइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, 2 डायरेक्शन के अंदर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसी तरह बहुत सारे ज्वाइंट्स होती हैं जो कि खासतौर पे आपके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होते हैं। वो सारे के सारे ऐसे होते हैं, तीन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इन ज्वाइंट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यानी तीन डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर सकते हैं। आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो ये अभी तक आप लोगों ने एक ही पढ़ा होगा, जो कि शोल्डर ज्वाइंट है, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस और क्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के दरमियान में बांधा है। इसकी मूवमेंट भी आपने पढ़ ली होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो आप देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपकी सैजिटल प्लेन के अंदर हो रही होती है, एबडक्शन एंड एडक्शन कोरोनल प्लेन के अंदर, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोल रहे होते हैं, उसमें हो रही होती है। और जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हो रही होती है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है जो ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट है, जिसे शोल्डर ज्वाइंट भी बोल रहे होते हैं, वो ऐसा ज्वाइंट है जो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। और बॉडी के सारे ऐसे ज्वाइंट्स जो कि बॉल एंड सॉकेट हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तीनों डायरेक्शन के अंदर वो मूव करते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सारी मूवमेंट्स का कम्बिनेशन होती है उसको सर्कमडक्शन बोल रहे होते हैं। ऐसे ही जस्ट एक टर्म बोल दी है। फिर कंजंक्ट रोटेशन आमतौर पे हो रही होती है जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो ना, कि कोई एक प्राइम मूवमेंट कर रहे हो, तो जैसे कि फ्लेक्शन करते हो, किसी जॉइंट की एक्सटेंशन करते हो, या अगर शोल्डर की बात करें तो एबडक्शन एडक्शन भी यहाँ पे होती है, रोटेशन भी हो रही होती है। तो आमतौर पे ऐसे होता है जब हम कोई प्राइम मूवमेंट कर रहे होते हैं, सिंपल अभी आप समझने के लिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन ले लो, जब हम वो करते हैं वो हमारी प्राइम मूवमेंट है, उसके साथ साथ रोटेशन भी होती है। वो रोटेशन जो होती है साथ में वो हमारी अपनी मर्जी होती है, यानी हमारे अपने कंट्रोल में होती है, उसको हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है करें या ना करें। जैसा कि अगर आप देखो नीचे जो एग्जांपल लिखी हुई है, कहता है जब हम एल्बो एक्सटेंशन करते हैं ना, तो साथ में फोर आर्म की सुपीनेशन भी हो रही होती है। तो ये हमारे अपने कंट्रोल में है कि हम जब एल्बो की एक्सटेंशन कर रहे हैं, फोर आर्म की सुपीनेशन हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सिंपल आप करके भी देख सकते हो, जब हम
एल्बो की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारे अपने कंट्रोल में है, हम सुपिनेशन करें या ना करें। जो चीज़ लिखी हुई है मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, यानी जॉइंट के अंदर अगर हाइपो मोबिलिटी वगैरह आ जाए, नॉर्मल मोबिलिटी से कम हो जाए, तो कुछ उस मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स होती हैं जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ते जाओगे। मोबिलाइजेशन टेक्निक उनको कह रहे होते हैं। तो जब हम मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, हम लोग इस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं कि जॉइंट की आर्टिकुलर सर्विसेज किस तरह की हैं, क्योंकि जो हम टेक्निक अप्लाई करते हैं वो डिपेंड काफ़ी हद तक उस चीज़ के ऊपर कर रही होती है कि जॉइंट की सर्विसेज किस तरह की हैं। आया कि वो कॉन्ग्रुएंट सर्फेस हैं, वो कनकेव सरफेस है, वो कन्वेक्स सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, उस उन सर्फेस की शेप की बेस के ऊपर हमारी टेक्निक डिपेंड कर रही होती है। तो जब आप पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर वाले सेमेस्टर की बात लिखी हुई है, तो आपको वहीं पे ये समझ आएगी। सिंपल अभी आप ये याद रख लो कि जो आर्टिकुलर सर्फेस की शेप के ऊपर हमारी मोबिलाइजेशन टेक्निक चल रही होती है। इन एडिशन टू कंजंक्ट रोटेशन दैट इज एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर मोशन, यानी जब हम मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमारी मोबिलाइजेशन टेक्निक दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक तो इस रोटेशन के ऊपर, जो अभी हमने ऊपर बात की है कि प्राइम मूवमेंट जो कर रही होती है उसके साथ साथ रोटेशन भी हो रही होती है। एक उस रोटेशन के ऊपर बेस कर रही होती है हमारी टेक्निक, और दूसरा ज्वाइंट की जो आर्टिकुलर सर्फेस हैं उनकी शेप के ऊपर बेस कर रही होती है। अच्छा जी, फिर ये दो और टर्म्स लिखी हुई हैं, ओपन काइनेमेटिक चेन एंड क्लोज काइनेमेटिक चेन। आपने इस चीज़ को समझना है। अगर मैं फिगर में दिखाता हूँ, अब अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो कि आपके बॉडी का जो डिजिटल सेगमेंट है वो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है, और आपका जो जॉइंट का प्रोक्सिमल सेगमेंट है वो मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेज हैं। और ऐसी सारी एक्सरसाइजेज जिसमें आपके बॉडी का डिजिटल सेगमेंट वो ज़मीन से उठा हुआ हो, यानी वो मूव कर रहा हो, और प्रोक्सिमल सेगमेंट जो हो वो फिक्स हो, उसको हम कहते हैं ये ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेज है। ये आप देख सकते हैं क्लोज काइनेमेटिक चेन में, ये नी जॉइंट और नी जॉइंट के ऊपर बेसिकली मूवमेंट हो रही है। आप देख सकते हो ये जो नीचे वाला सारा पोर्शन है ज़मीन के ऊपर है, और ऊपर वाला पोर्शन मूव कर रहा है, ये वाला फीमर वाला। तो ये ऐसी एक्टिविटी हम जो भी करेंगे वो कहलाएगी क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो नी जॉइंट की फ्लेक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें फीमर इसकी फिक्स है, लेकिन इसका ये टीबिया और फुट वगैरह ज़मीन से उठा हुआ है, ये इसको सिर्फ मूव कर रहा है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं ओपन काइनेमेटिक चेन एक्टिविटीज़ या ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस। ये पीछे लिखा हुआ है वो वाली सारी एक्टिविटीज़ जिसमें जी हमारी एक्सट्रीमिटी का डिजिटल सेगमेंट, जिसे एंड सेगमेंट भी बोल रहे होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहा होता है स्पेस के अंदर, उसको ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइज कहते हैं। और क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेज ऐसी कहलाती हैं जिसमें हमारी एक्सट्रीमिटी का डिजिटल सेगमेंट जमीन के ऊपर फिक्स होता है, लेकिन प्रोक्सिमल सेगमेंट मूव कर रहा होता है। अच्छा, फिर ये एक और टर्म लिखी हुई है क्लोज बैक पोजीशन। ज्वाइंट की ऐसी पोजीशन जिसमें ज्वाइंट की दोनों सरफेस मैक्सिमली एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आई हुई हों, उसको हम कहते हैं ये ज्वाइंट की क्लोज बैक पोजीशन है। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसी ज्वाइंट की पोजीशन जिस पोजीशन के अंदर ज्वाइंट की दोनों सरफेस मैक्सिमली एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आई हुई हों, उसको हम कहते हैं ये ज्वाइंट की क्लोज बैक पोजीशन है। हर ज्वाइंट की अपनी एक क्लोज बैक पोजीशन होती है। बॉडी के सारे जो जॉइंट्स हैं हर एक की अपनी एक क्लोज बैक पोजीशन है। और जब भी कोई जॉइंट अपनी क्लोज बैक पोजीशन में होता है तो मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन में वो जॉइंट होता है। आप तो कह सकते हो क्लोज बैक पोजीशन इज द मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड पोजीशन ऑफ एनी जॉइंट। सही हो गया जी। और इसमें कुछ भी नहीं ऐसा हो लिखा हुआ। फिर आती है जो नेक्स्ट चीज़ है, ओपन पैक्ड पोजीशन ऑफ अ जॉइंट। ये बिल्कुल क्लोज पैक से उल्टा है। ज्वाइंट की ऐसी पोजीशन जिसमें ज्वाइंट की सरफेस मैक्सिमली एक दूसरे से अपार्ट गई हुई हो, मैक्सिमली एक दूसरे से दूर गई हुई हो, उसको हम कहते हैं ये ओपन पैक पोजीशन है इस ज्वाइंट की। और बिल्कुल जिस तरह पीछे हमने बात की थी कि क्लोज पैक पोजीशन में मैक्सिमली ज्वाइंट अपनी स्टेबल पोजीशन में होता है, इसी तरह से ओपन पैक पोजीशन के अंदर ज्वाइंट अपनी लीस्ट स्टेबलाइज्ड पोजीशन में होता है। ये जो मैंने बोल दिया था कि हर बॉडी के जॉइंट की अपनी एक ओपन पैक और क्लोज पैक पोजीशन होती है। ओपन पैक पोजीशन को हम लूज पैक पोजीशन भी बोल रहे होते हैं।
ये लिखी भी हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये सारे जॉइंट्स नहीं पढ़े हुए, तो जब पढ़ोगे तो आप लोगों को आस्ता आस्ता अंदाज़ा होता जाएगा। अभी इनमें से क्या आपने पढ़ा होगा, ये प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट पढ़ा हुआ है। तो 5 डिग्री सुपीनेशन के ऊपर जब अपने फोर आर्म को आप रखते हो तो वो अपनी क्लोज्ड पैक पोजीशन के अंदर होता है। इसी तरह से अगर आप अपने प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट को यानी एल्बो के ऊपर 70 डिग्री फ्लेक्शन करके रखते हो, 30 डिग्री 35 डिग्री सुपीनेशन में उसको रखते हो फोर आर्म को, तो उस टाइम पे आपका एल्बो जॉइंट, ये जो प्रोक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट है, ये अपनी ओपन पैक पोजीशन में होता है। अभी आप लोगों को ये याद नहीं होगी जब तक आप जॉइंट के स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ोगे, बस देख लो इसको एवं शुगर के तौर पे, लेकिन वो जो चीज़ पीछे बताई है उसको माइंड में रख लेना। अच्छा जी, अवेलेबल जॉइंट मोशन। अब जॉइंट की मूवमेंट तीन तरह की हो सकती है, या तो वो नॉर्मल हो सकती है, या नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, या नॉर्मल से कम हो सकती है। जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल ही है। अगर नॉर्मल से कम हो गई किसी जॉइंट की मूवमेंट तो वो कहलाएगी हाइपोमोबिलिटी है, इस जॉइंट के अंदर हाइपोमोबिलिटी आ गई है। लेकिन अगर उस किसी जॉइंट की मोबिलिटी नॉर्मल से बढ़ जाए, उसकी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जॉइंट हाइपर मोबाइल हो गया है। ठीक है जी। आमतौर पे जॉइंट हाइपर मोबाइल उस टाइम होता है जब उसके लिगामेंट रप्चर हो चुके हैं, लिगामेंट्स ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई होती है। जब वो लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं तो जॉइंट की स्टेबिलिटी भी लॉस हो जाती है, वो डिसलोकेशन सब लग्जेशन की तरफ चला जाता है और उसकी मोबिलिटी भी बढ़ जाती है नॉर्मल से। डिसलोकेशन और सब डिसलोकेशन होता है जॉइंट की दोनों सर्फेसिस का बिल्कुल ही एक दूसरे से खत्म हो जाना, जो कनेक्शन उनका था, जो रिलेशन था दोनों का, बिल्कुल ही खत्म हो जाना। टोटल सेपरेशन ऑफ टू आर्टिकुलर सर्फेसिस इज नोन एज डिसलोकेशन। लेकिन अगर पार्शियल डिसलोकेशन हो जाए उसको हम कहते हैं ये सब लग्जेशन है। यानी जॉइंट की सर्फेसिस एक दूसरे से अलग तो हो गई है लेकिन मुकम्मल तौर पे अलग नहीं हुई, तो वो कहलाएगी क्या, सब लग्जेशन। पार्शियल डिसलोकेशन का ही दूसरा नाम सब लग्जेशन है। वीकनेस ऑफ मसल, मसल की अगर स्ट्रेंथ लॉस हो जाए तो हम कहते हैं मसल वीक हो गया है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि it is not only result in loss of movement or stability of a particular joint but creates a state of muscular imbalance। यानी अगर मसल के अंदर वीकनेस आ जाए उसकी वजह से ये तो होना ही है कि मूवमेंट लॉस हो जाए बॉडी से, क्योंकि मसल ही कंट्रैक्शन करके बॉडी के अंदर मूवमेंट करवा रहे होते हैं। अगर वो वीक हो गए मूवमेंट तो लॉस होगी ही होगी। इसके अलावा जो आपके जॉइंट्स हैं उनको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं मसल ही, इसलिए जब मसल वीक होंगे जॉइंट की स्टेबिलिटी भी लॉस होगी और इसके अलावा बॉडी की मूवमेंट भी लॉस होगी। फिर इसके अलावा एक और चीज़ भी हो चुकी होती है, मस्कुलर इम्बैलेंस की स्टेट आ जाती है जब मसल वीकनेस आती है। ऐसा होता है बॉडी के अंदर कि ये आपने पढ़ा ही होगा, एगोनिस्ट होती हैं एंटेगोनिस्ट होती हैं। जब एक साइड वाले मसल वीक होते हैं तो उस केस में उसकी ऑपोजिट साइड वाले मसल उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, वो स्पाज्म में चले जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाती हैं। तो मस्कुलर इम्बैलेंस आ गया, एक साइड पे वीकनेस आ गई है, दूसरी साइड पे टाइटनेस आ गई है। तो आमतौर पे यही होता है बॉडी सारे के अंदर, यहाँ पे भी हो, क्योंकि हर जगह पे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कंसेप्ट चल रहा होता है। यहाँ पे भी एक ग्रुप वीक हुआ, उसी जगह पे दूसरी साइड वाला ग्रुप अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब मसल वीकनेस होती है तो मस्कुलर इम्बैलेंस की स्टेट भी आ जाती है बॉडी में। अच्छा जी, ये वो चीज़ थी, पहले ये पिक्चर नहीं थी, आप लोगों के समझाने के लिए मैंने ऐड कर दी है इसमें। इसके बारे में मैंने कल बोला था। ये आपकी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के ये जी दो पोस्टीरियर हॉर्न है, एक ये वाला एक ये वाला, और ये इसके दो एंटीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न से मोटर नर्व निकल के जाके मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, और आपके बाकी मसल्स में से जो मसल स्पिंडल होती हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अलावा बाकी बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से सेंसरी नर्व या तो पोस्टीरियर हॉर्न तक चली गई होती है। पोस्टीरियर हॉर्न में जी पोस्टीरियर क्या कहते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न सेल होते हैं, और एंटीरियर हॉर्न के अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं मसल वीकनेस की काजेज कौन कौन सी हो सकती हैं।
तो अब यहाँ से आपने देखना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स पड़े हैं, यहाँ से मोटर नर्व स्टार्ट हो रही है और वो आगे जाके मोटर नर्व मसल के साथ मस्कुलो यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बना रही है और उससे आगे मसल पड़ा हुआ है। तो अब हर स्टेप के ऊपर गड़बड़ आ सकती है। अगर किसी वजह से ये एंटीरियर हॉर्न सेल डैमेज हो जाए तो आगे तो सारा ही काम रुक जाना है। तो इसका मतलब है ये एंटीरियर हॉर्न सेल अगर डैमेज होती हैं तो फिर भी मसल के अंदर वीकनेस आ जानी है, पैरालाइज। अगर कोई ये सारे सेल डैमेज हो गए तो पैरालिसिस हो जानी है, अगर कुछ बच गए तो वीकनेस हो जानी है। फिर आगे जी मोटर नर्व यहाँ से कट हो सकती है किसी वजह से, वो कट होगी तो फिर भी मसल वीकनेस आ जानी है। आगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आ जाता है, यानी नर्व और मसल का जंक्शन। अगर उसके लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर वगैरह होती हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से भी मसल के अंदर वीकनेस आ जानी है। फिर इसके बाद मसल के अंदर अगर कोई गड़बड़ आ गई, मसल के अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ डिजीज हो गई, कुछ इंजरी हो गई, उसके फाइबर रप्चर हो गए, तो उसकी वजह से भी मसल वीकनेस में चला जाएगा। फिर एक और काम हो सकता है, आपने ये भी देखा होगा कि मसल को अगर यूज ना किया जाए तो वो वीक से वीक होता जाता है। जो लोग ये जिम वगैरह करते हैं उनको तो आइडिया होगा कि हाँ वो जो कोई एक्टिविटी करते हैं तो मसल की हाइपरट्रोफी होती जाती है, मसल का साइज बढ़ता जाता है। लेकिन जो लोग कोई काम वगैरह नहीं करते, बस एवं ही एक जगह पड़े रहते हैं, उनके मसल मजीद वीक से वीक होते जाते हैं। आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा जो लोग बेड रिडन होते हैं, आईसीयू में पड़े होते हैं, वो बिल्कुल ही एवं ही सूखे सड़े से होते हैं, कमज़ोर से, सारे मसल उनके वेस्ट हो चुके होते हैं। उसको हम कहते हैं ये मसल की डिसयूज एट्रोफी हो गई है, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे इसलिए वो वीक होता जा रहा है, एट्रोफी उसकी होती जा रही है। तो ये ऊपर काफी लिखी हुई है जो मैंने सारी बोल दी हैं। एंटीरियर होर्न सेल डैमेज हो जाए, मोटर पाथवे डैमेज हो जाए, मसल के अपने अंदर कोई लीजन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या मसल को यूज़ करना हम छोड़ दें, ये सारी काजेज हैं मसल के वीक होने की। इनको ही वन बाय वन आगे लिखा हुआ है, कोई ऐसी डिटेल है नहीं, सिंपल है चीज़ें। कल जैसा कि मैंने बताया था कि अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, यानी एंटीरियर हॉर्न सेल से लेके मसल तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, मसल लिम्प हो जाता है, उसके अंदर टोन बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन अब अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाए, यानी ब्रेन से लेके एंटीरियर हॉर्न सेल तक कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेन स्टेम में भी आ सकती है, स्पाइनल कोर्ड में भी आ सकती है, ऊपर ब्रेन के किसी पोर्शन में आ सकती है, तो उस सारे केस के अंदर आपकी स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही होती है, आपके मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं फट्टे की तरह। अच्छा जी, यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि एंटीरियर होर्न सेल जब डैमेज होंगे तो उसके रिजल्ट में फ्लैसिड पैरालिसिस आ जाएगी। Damage to these cells because of their destruction may increase their threshold to such an extent that they remain dormant। ये भी कल मैंने बात बताई थी कि जब डैमेज होता है एंटीरियर सेल, एंटीरियर हॉर्न सेल का, या हम किसी मसल को यूज करना जब छोड़ देते हैं, तो एंटीरियर हॉर्न सेल का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डोरमेट स्टेट में चले जाते हैं, वो अपने सिग्नल जनरेट ही नहीं कर पाते। तो आस्ता आस्ता जब हम कोई उनको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, कुछ मोडेलिटीज अप्लाई करते हैं, तो दोबारा से वो अपने होशो हवास में आते हैं, दोबारा से आस्ता आस्ता सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं, ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स पड़े हुए हैं। आप लोगों अब बात कर लेते हैं कि मोटर पाथवे के अंदर अगर गड़बड़ आ गई है, ये जो मोटर नर्व यहाँ से निकल के ये जा रही थी मसल की तरफ, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वही काम होना है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जानी है। यही लिखा हुआ है, फ्लैसिड पैरालिसिस रिजल्ट फ्रॉम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही होती है। इंटरफेरेंस विद द पैसेज ऑफ इम्पल्सिस अलोंग मोटर पाथवे कॉज पैरालिसिस, यानी वो जो मोटर पाथवे है, मोटर नर्व जा रही है, वहाँ पे अगर कोई इंटरफेरेंस आ जाए, कुछ लीजन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, रप्चर हो जाए, तो उसकी वजह से इम्पल्सिस नहीं जाएंगी मसल की तरफ और मसल फ्लैसिड पैरालिसिस में चला जाएगा। ये जी एक चीज लिखी हुई है, बबिंस्की साइन, सारे थोड़ा सा जाग जाओ, इंपॉर्टेंट है ये। बबिंस्की साइन इंडिकेट कर रही होती है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को। ये आप लोग अक्सर यूज कर रहे होते हो। तो किस तरह से करते हैं, फुट की ये वाली साइड होती है, जो छोटी उंगली वाली साइड होती है, यहाँ से आप कोई स्क्रैच, जैसा कि कोई चाबी वगैरह लेके यहाँ से स्क्रैच करना स्टार्ट करते हो, हील से लेके इधर तक ये स्क्रैच करते हो।
जब ये इधर तक पहुंचे ना छोटी उंगली तक, उसके बाद ऐसे मुड़ जाते हो और ऐसे थंब की तरफ आ जाते हो स्क्रैच करते करते, इस तरह से। ये स्क्रैच करते हुए गए और इधर आ गए। तो जिस बंदे को इस तरह से करने से उसका ये जो थंब है पाँव का, ये ऊपर की तरफ फ्लेक्शन हो जाए, इसकी डोर्सी फ्लेक्शन इसको हम बोल रहे होते हैं, ये थंब की डोर्सी फ्लेक्शन हो जाए और बाकी फिंगर्स की क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए, यानी वो खुल जाए। सिंपल मैं आपको समझाने के लिए वर्ड बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं सिंपल इनको जितना हो सके उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ऐसे करते हो तो किसी बंदे के अंदर ये थंब की ऊपर की तरफ फ्लेक्शन हो जाए, जिसको डोर्सी फ्लेक्शन कह रहे होते हैं, और बाकी फिंगर्स की फैनिंग आउट हो जाए, ये फैल जाए, एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस बंदे को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है और हमारा बर्किंसकी साइन पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं किसी बंदे को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है बर्किंसकी साइन की बेस के ऊपर। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि अगर मसल के अपने अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर भी मसल वीक होता जाता है। Degeneration of the muscle tissue result in loss of strength which is usually progressive, जैसा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक कंडीशन होती है जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें वो जो जीन्स होते हैं मसल के, उनके अंदर गड़बड़ आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल कोलेजन नहीं बनती, क्योंकि कोलेजन की ही आपके मसल बने हुए होते हैं। तो जब वो कोलेजन नॉर्मल तरीके से नहीं बनती तो मसल का मैस भी नहीं बढ़ता, वो वीक से वीक होता जाता है। और आमतौर पे ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ना, ये प्रोग्रेसिव होती है, यानी एक बार अगर वीकनेस होना स्टार्ट हो गई तो ये वीकनेस होती ही जाती है जब तक बिल्कुल मसल ख़त्म ना हो जाए। फिर जी इसकी दूसरी एग्जांपल के, एक एग्जांपल तो ये है ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और दूसरी एग्जांपल है वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये तो मैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर ये होता है आपकी ये जो फोर आर्म की होती है ना ब्लड सप्लाई, अगर ये किसी वजह से कंप्रोमाइज हो जाए, यहाँ पे से जो ब्लड वेसल गुजर रही हैं आपकी, वो जो क्या कहते हैं रेडियल नर्व और अल्नर नर्व गुजर रही होती हैं, वो अगर कंप्रोमाइज हो जाए, दब जाएं किसी वजह से, तो अब यहाँ से सारे आगे जितने भी मसल वगैरह पड़े हुए हैं उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। या वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी उन्होंने डैमेज ही होना है, इस्कीमिया हो जाना है, यानी ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी वीकनेस होती जानी है, वीक से वीक वो होते जाएंगे, आखिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पे वो बिल्कुल स्पास्टिसिटी में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्चर से वहाँ पे बन चुके होंगे, स्कार बन जाएंगे, उसको हम कहते हैं ये वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो गया है। ये पोजीशन कुछ बन जाती है जी, रिस्ट फ्रैक्शन में चली जाती है, ये जो आपकी मेटाकार्पोफिजियल मेटाकार्पो हाँ जी मेटाकार्पोफिजियल जॉइंट के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, इंटरफिजियल जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन हो जाती है, थंब एडक्शन में चला जाता है, एल्बो फ्रैक्शन में चली जाती है। ये आप लोग एनेटमी में पढ़ोगे डिटेल में इसको। तो ये भी ऐसी कंडीशन है वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर जिसमें आपके मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, जो कि न्यूट्रिशन चाहिए ब्लड के थ्रू वो नहीं पहुंच रही। ये जी वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर दोबारा से दिखा दिया गया है, ये मसल डिस्ट्रोफी दिखा दी गई है, ये बाइसेप नॉर्मल था, वो डिस्ट्रोफी होने के बाद ये देखिए साइज बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है इसका, ये एमडी मीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर जब हम किसी मसल को यूज नहीं करते, जैसा कि मैं पीछे भी बोल गया हूँ, तो वो वीक से वीक होता जाता है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वेस्टिंग फ्रॉम दिस यूज इज बाय नो मीन अनकॉमन, यानी ये बड़ा कॉमन है कि जब हम यूज नहीं करते मसल को, उसकी वेस्टिंग भी होती जाती है मसल की, यानी साइज डिक्रीज होता जाता है और उसकी स्ट्रेंथ भी लॉस होती जाती है। A patient may not use his muscle because contraction is inhibited by pain or protective spasm of an antagonist muscle। अब ऐसा होता है, मसल को हम यूज क्यों नहीं करते, एक तो होते हैं ना कोमा में पड़े होते हैं, वो तो यूज कर ही नहीं सकते। दूसरा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ होता है बॉडी के अंदर के जब वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं उन्हें पेन होती है।
तो जब वो पेन होती है तो उस पेन से बचने के लिए वो मूवमेंट ही नहीं करते। जब वो मूवमेंट नहीं करते तो मसल वीक होते जाते हैं। जैसा कि जॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी जॉइंट के अंदर हो जाए तो उसके इर्द गिर्द जो मसल होती है ना, वो वक्त के साथ साथ वीक होते जा रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस चल रहा होता है, या वो मूव करते हैं जॉइंट को, उनको पेन होती है। उस पेन से बचने के लिए वो मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। या वो मूवमेंट करना छोड़ते हैं तो उनके मसल वीक होते जाते हैं, यानी डिसयूजेट्रोफी होती जाती है। एक तो ये पेन वाली चीज होती है। दूसरा ये होता है, प्रोटेक्टिव मसल स्पैज्म आ जाता है एंटेगोनिस्ट मसल के अंदर। यानी बाइसेप की, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इंजरी हो जाए आपके बाइसेप के अंदर, ठीक है, उस इंजरी की वजह से क्या होगा, जो एंटेगोनिस्ट मसल इसके होंगे यानी ट्राइसेप होगा, वो स्पाज में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाएगा। अब वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, टाइट हो गया, तो वो मूव ही नहीं करने देगा बाइसेप को। क्योंकि जब तक ट्राइसेप रिलैक्स नहीं होगा उस वक्त तक कैसे बाइसेप अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी होता है कि जब कोई एंटेगोनिस्ट मसल की इंजरी वगैरह होती है तो उसका जो एंटेगोनिस्ट मसल होता है वो स्पाज में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चला जाता है तो बेचारी एगोनिस्ट ने कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट करवानी है, क्योंकि दूसरी तरफ से रिलैक्सेशन उसको मिल ही नहीं रही। मूवमेंट तो उस वक्त होती है जब एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंटागोनिस्ट पे रिलैक्स करते हैं। तो दूसरा मैकेनिज्म ये है कि प्रोटेक्टिव स्पाज्म ऑफ एंटागोनिस्ट मसल, एक ये काज, और दूसरा वो जो पेन से बचने के लिए वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते। ये दो काजेज होती हैं जिनकी वजह से आमतौर पे मसल को यूज नहीं किया जाता, और जब यूज नहीं किया जाता तो वो वीकनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ये दिखा दिया गया है, डिस यूज है, ट्रॉफी हुई भी है, यूज नहीं कर रहे थे तो मसल वीक से वीक होते जा रहे थे। ये डिजीजेज लिखी हुई है, यानी ये ऐसी सारी डिजीजेज हैं जिनके अंदर डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, मसल वीक होता जाता है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी पहले भी मैंने बताया था, जीन्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ चुकी होती है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी जो नर्व सप्लाई कर रही है मसल को, उसके अंदर कोई डिजीज आ जाए जिसे हम न्यूरोपैथी बोल रहे होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल मीन जो आपके लिम्स की तरफ नर्व जा रही होती है, उनके लिए हम पेरिफेरल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। वैसे क्रेनियल नर्व वगैरह भी होती हैं, उनके लिए यूज नहीं होता ये वर्ड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी अपर और लोअर लिम्ब की नर्व्स के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया बेसिकली कोई डिजीज तो नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन है डिजीज की। यानी जब कोई डिजीज होती है तो टोन कम होना स्टार्ट हो जाती है मसल के अंदर। ये हाइपोटोनिया कोई डिजीज नहीं है, ये वैसे एक मैनिफेस्टेशन है। अब मैनिफेस्टेशन का तो वर्ड आपको आइडिया होगा ही है कि